नेता वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। वोट लेने के लिए, इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए हर दल नौजवानों पर ही डोरे डालता है, सरकारी नौकरी के सपने बेचता है और फिर वोट मिल जाने के बाद अपना वादा भूल जाता है। आज बात ऐसे ही वादों पर मारे गए उन नौजवानों की जिनके पक्ष में दस्तक देना आज बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज दस्तक में हम उन नौजवानों के साथ हो रहे छल की बात करेंगे जो डिग्री होने के बावजूद सड़क पर खड़े, जो परीक्षाएं और इंटरव्यू पास करने के बाद भी भटकने को मजबूर हैं। आज की पहली दस्तक जयपुर में बेरोजगारों की पंचायत को लेकर, ताकि सत्ता में बैठे लोगों को उनके वादे याद दिलाए जा सके। दूसरी दस्तक उस सरकारी नौकरी को लेकर जिसका इम्तिहान जान ले लेता है। और तीसरी दस्तक मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सामने आई एक बड़ी गड़बड़ी के खिलाफ। लेकिन सबसे पहले आपको राजस्थान ले चलते हैं, जहां जयपुर में बेरोजगार पिछले 3 दिन से अनशन पर है और दावा है कि गहलोत सरकार अभी तक उनसे बातचीत का वक्त नहीं निकाल पाई है। और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने आपके रोजगार की है। 2019 में कहा था कि हमारी कमेटी बन गई, आपका सत्यापन लागू कर देंगे, लेकिन 1.5 साल हो गई उस चीज के बारे में, आज तक वो कमेटी नहीं पता कहाँ गायब हो गई। आपने नरेंद्र मोदी जी पे 4.5 साल भरोसा किया, वसुंधरा जी पे आपने 4.5 साल भरोसा किया, वो भरोसा उन्होंने तोड़ा। पूरी नहीं होगी जब तक हम कहीं हिलने वाले नहीं है। चाहे हमें मारो, चाहे कुछ भी करो, या तो हमें नौकरी दो, ज्वाइनिंग दो, या हमें फांसी पे लटका दो। हमें मौत मंजूर है, इसके अलावा हमें धरने पे से उठना मंजूर नहीं है। हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे आपको रोजगार देने का काम करेगा। तो क्या राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए रोजगार का वादा सिर्फ वोट पाने का जरिया था? हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे आपको रोजगार देने का काम करेगा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि अगर अशोक गहलोत 24 घंटे में से 18 घंटे रोजगार के काम में लगे होते तो जयपुर में बेरोजगार यूं डेरा न डालते। गहलोत सरकार को वादा याद दिलाने के लिए इन नौजवानों को अनशन न करना पड़ता, जहां 3 दिन बाद बेरोजगार सरकारी बेरुखी से धराशायी होने लगे। राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर अन्याय की पहली कहानी झुंझुनू से आई विनोद कुमारी की है, जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर पिछले 3 दिनों से ऐसे ही जयपुर की सड़कों पर बैठी है। विनोद कुमारी को 7 साल पहले एएनएम भर्ती में चयन होने के बाद भी अभी तक नौकरी के लिए ठोकर खानी पड़ रही है। सर, हम 8 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2019 में 25 नवंबर को ये कहा था कि हमारी कमेटी बन गई, आपका सत्यापन लागू कर देंगे, लेकिन 1.5 साल हो गई उस चीज के बारे में, आज तक वो कमेटी नहीं पता कहाँ गायब हो गई। तो कब तक बैठे रहेंगे इस तरह से? अब की बार हमने सोच लिया, चाहे हम मरे चाहे जिए, हम ऐसे ही धूप में रहेंगे। हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे और घर वाले भी आए हुए। हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यही जाएंगे। इन बेरोजगारों का दावा है कि कांग्रेस चुनाव के समय इन्हें नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार रोजगार देना तो दूर, उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। चाहे हमें मारो, चाहे कुछ भी करो, या तो हमें नौकरी दो, ज्वाइनिंग दो, या हमें फांसी पे लटका दो। हमें मौत मंजूर है, इसके अलावा हमें धरने पे से उठना मंजूर नहीं है। इस बार चाहे जो हो जाए। 3 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, रात दिन भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, धूप सहन कर रहे हैं और सर्दी सहन कर रहे हैं, और हमारे साथी है ना बार-बार बेहोश हो रहे हैं। सभी साथी कोई सुविधा नहीं है। हम सिर्फ बैनरों के तले अपने बच्चों को बैनर उड़ा के 3 साथी हमारे बेहोश हो गए हैं, उनको एम्बुलेंस ले गई है, और लेकिन हमारी कोई आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? कहा जा रहा है कि राजस्थान में फिलहाल 50,000 से ज्यादा जो है वो पद खाली पड़े हैं जिस पर सरकारी नौकरी दी जा सकती है। इस तरह से देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में महिलाओं के, वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं और लगातार 3 दिनों से लगातार सुबह शाम इसी जगह पर रह रही हैं। और अब इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि भले ही मरना पड़े, आमरण अनशन पर हैं, लेकिन यहाँ से हम हटेंगे नहीं। राजस्थान में नर्सिंग भर्ती 2013 के तहत एएनएम के 6,719 और जीएनएम 4,514 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह पंचायती राज एलटीसी भर्ती के तहत 10,029 पदों पर भर्तियां लंबित पड़ी हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के 1,534 पदों पर जल्द भर्ती की मांग हो रही है। इस तरह बताया जाता है कि 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां लंबित पड़ी हैं।
जिन्हें भरने के वादे के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी। और हमारा पूरा का पूरा फोकस, राजस्थान के युवाओं, आप अच्छी तरह सुनो, हमारा पूरा का पूरा फोकस आपको रोजगार देने पर होगा। लेकिन विडंबना देखिए, जिन बेरोजगारों के वोट पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, उनसे बात करने की पहल राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है। इन लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। यहीं पर थोड़ी दूर पर बैठी राजस्थान सरकार है विधानसभा में, इस तरफ मुख्यमंत्री निवास है, इस तरफ विधानसभा है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। तबीयत खराब हो रही है, अस्पताल पहुंच रहे हैं, इसके बावजूद बेरोजगारों से बातचीत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। इनका कहना है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अब ये संगठन बनाकर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। आगे की रणनीति हमने तैयार कर लिया है। चारों जगह विधानसभा प्रत्याशियों की हमने घोषणा कर दी। उपचुनाव में घर 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 जाकर हम हमारे प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और जो सामने वाली जो कांग्रेस सरकार है, यदि हमारी मांगे नहीं मानती, उसको प्रत्याशी हराने के लिए पैर पकड़ेंगे, मतदाता के हाथ जोड़ के पैर पकड़ेंगे। वोट नहीं देना, उनको हराना, क्योंकि ये हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब सत्ता के लिए नौजवानों को सीढ़ी बनाया गया। इसी तरह का आरोप कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाती है। लेकिन राजस्थान में वादा पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, जिसे नौकरी का वादा याद दिलाने के लिए इन नौजवानों को अनशन करना पड़ रहा है। 7 साल हो गए, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। अभी तक सिलेक्शन भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, सिर्फ ज्वाइनिंग रही है। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस कर देंगे ऐसे ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये छोटे बच्चे को लेकर बैठे हैं, इसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। 3 दिन हो गए। तबीयत खराब तो हो सकती है, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए ना। भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक तो हम कहीं हिलने वाले नहीं है। जब तक सुन लेंगे हमें तो हम चले जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। हमारी भर्ती एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 से लंबित है। हम 1 से नहीं 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही है। बोल रहे हैं कि कर लेंगे, पता नहीं होगी कब। जब होगी तभी जाएंगे। हम कल नहीं परसों शाम को खाना खाए हुए हैं, बिना खाने में बैठे, ओनली फॉर पानी पी रहे हैं और कुछ नहीं। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। वहाँ पे एक बहन एएनएम की हो गई है और एक पीपी किट वाले उनको भी हो गई है। बहुत गंभीर कंडीशन है। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्हें सम्मान की जगह दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं। बच्चों के साथ अपनी मांग की तख्तियां लेकर बैठना पड़ रहा है। ऐसे में रोजगार के नाम पर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ दस्तक देना जरूरी हो जाता है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जयपुर में अनशन पर बैठे हुए इन बेरोजगारों की बात आपने सुनी, लेकिन गहलोत सरकार अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रही? यह सवाल हमने राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खत्रियावास से किया। जो बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये मानकर चलिए राजस्थान की सरकार पब्लिक वेलफेयर की सरकार है और जन कल्याण के लिए सब जगह हम तैयार है। बेरोजगारों से बातचीत चल रही है। जो भर्तियां कोरोना संकट में अटक गई, जो कोरोना संकट में पूरा काम नहीं हो पाया, उन भर्तियों को जारी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री चिंतित है। लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार मीटिंग करना और इन भर्तियों को कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। जहां तक पटवारियों के आंदोलन का सवाल है, वो जिस ग्रेड पे की बात कर रहे हैं उस पर भी सरकार की बातचीत चल रही है। राजस्व मंत्री खुद लगातार 2 बार बातचीत कर चुके हैं। राजधानी जयपुर में और स्टेट में हमारी नीति वैसी नहीं है जैसी केंद्र सरकार की है। राजनीति के बाद अब जरा रोजगार के अर्थशास्त्र की भी बात कर लेते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकारों का गणित आखिर बिगड़ कहां जाता है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। आज 2 साल बाद 55 लाख किसानों में से राजस्थान में 20 लाख किसानों का लोन माफ हो सका। इसकी वजह से राजस्थान सरकार का जो कर्जा 2018-19 में 37,847 करोड़ रुपए था, वो 2020-21 तक आते आते 45,281 करोड़ रुपए हो गए। अब आप खुद सोचिए, जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होगा तो सरकार लंबित पदों पर भर्तियां कहां से करेगी? विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे अच्छा तो यह होता कृषि में गहलोत सरकार निवेश करती, जिससे रोजगार पैदा होता और जो पैसा कर्ज माफी पर खर्च किया गया उससे इन नौजवानों के रोजगार का इंतजाम कर दिया जाता। वैसे राजस्थान के बाद अब बात जरा मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां कल एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस का ड्राइवर गलत रूट पर बस को ले गया और संतुलन खोने से यह बस नहर में गिर गई। यह हादसा कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन इस हादसे ने देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और वो ये कि सरकारी नौकरी का इम्तिहान परीक्षार्थी के अपने शहर में क्यों नहीं होता? क्यों परीक्षा देने वाले नौजवानों को अपने ही देश में भटकना पड़ता है? अगर सरकार वोट डालने का इंतजाम घर के पड़ोस में कर सकती है तो फिर हमारे बच्चों के लिए परीक्षा केंद्र
उसी शहर में क्यों नहीं बनवाया जा सकता? मेरा भाई को हो गया, अभी तक नहीं मिला। मेरा भाई कोई नहीं ढूंढ रहा है, कम से कम ढूंढ के एक बार दिखा दे मेरे भाई को। अभी तो ये जांच का विषय है। तो गाड़ी का पता नहीं, तो सब जांच में आएगी बात है। जांच भी नियमित रूप से होती रहती है। ये लोग भी रूटीन में जांच करते हैं। तो सब लोग जांच कर रहे हैं अलग अलग एंगल से। मध्य प्रदेश के सीधी में जिस बड़े हादसे पर सिस्टम जांच के नाम पर बचने की कोशिश कर रहा है, उसने देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि अगर देश में वोट घर के पास के बूथ में पड़ सकता है, तो छात्रों को दूसरे शहरों में परीक्षा देने क्यों जाना पड़ता है? अगर राजनीतिक दल वोट की पर्चियां घर घर पहुंचा सकते हैं, तो छात्रों को परीक्षा देने के लिए क्यों भटकना पड़ता है? दावा है कि सीधी बस हादसे में मरने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं थी जो परीक्षा देने सतना और रीवा जा रहे थे। इन्हीं में से एक थी विभा प्रजापति। मैं पेपर के लिए जा रही थी। सरकार जो नौकरी की उम्मीदें देता है ना, लोगों को उम्मीदें नहीं देता, जान लेता है। उसको पेपर लेना था तो क्या सीधी सेंटर में नहीं दे सकता है? सीधी के लोग सीधी में पेपर देते तो क्यों जान जाती है? मंगलवार को एनटीपीसी और रेलवे की परीक्षा थी, जिसके लिए सतना और रीवा में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा नर्सिंग की छात्राओं का एग्जाम भी सतना में था। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में छात्र हादसे वाली बस में सवार थे। ये ऐसे ही छात्रों के बैग हैं जो सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। ये बैग नहीं, वो सपने थे जिन्हें शक्ति देने के लिए माँ ने अपने बच्चों के लिए हादसे से पहले खाना बनाकर रखा होगा। पिता ने किताब के रूप में कामयाबी का आशीर्वाद दिया होगा, लेकिन अफसोस सिस्टम की नजर में इन जज्बातों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश भर में हमारे बच्चों को परीक्षा के लिए ट्रेन और बसों में धक्के न खाने पड़ते, जान जोखिम में न डालनी पड़ती। बस में कम से कम 50, 55, 60 लोग, इतने तो लगभग, क्योंकि 40 सीटर की बस थी। टोटल बस भरी थी, 2 की जगह 3 भी एडजस्ट थे। कम से कम 15-20 खड़े थे, क्योंकि बस में खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ड्राइवर ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। नियमों का कितना और कैसे अफसर पालन करवाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम अगर चुस्त होता तो बस का ड्राइवर गलत रूट न पकड़ता। लेकिन यहाँ सवाल सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं के गलत रूट पर जान जोखिम डालने का है, जो हर साल न जाने कितने सपनों को छीन लेता है। 1000 दे लाए, 10 कराई का 5000 दे लाए, 2 लाख दे लाए, का जीवना हमारा बचा दे, हमारा जीवना न बचा देंगे। तनी सोर की सड़क बन साल का पैसा लग जाये तो भाई कमाई कर डाल दे बैंकन में। जिन लोगों ने अपने बच्चों को गंवाया है, उनकी जुबान पर एक ही सवाल है, क्यों नौकरी के लिए बच्चों को भटकना पड़ता है? क्यों सरकार को फर्क नहीं पड़ता? परीक्षा दे जा रही, अब एक जने का कॉलेज खोल दे हुआ लखनऊ, तो मंत्री मिनिस्टर का न जाए हुआ लखनऊ की गरीबन का पहुंची। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात की। अब मामले की जांच होगी, मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा कि परीक्षाओं के नियम बदलवाने के लिए और कितने नौजवानों को अपनी बलि चढ़ानी होगी। क्योंकि हादसे जिंदगी भर का मलाल दे जाते हैं, लोग खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। विभाग के सामने भी यही सवाल है, काश वो अपने भाई को परीक्षा देने के लिए साथ न ले जाती, तो आज वो जिंदा होता। कुछ लोग चुनाव में उतर गए थे, सीट नहीं मिली थी, तो बोले हम इससे नहीं जाएंगे। उनका किस्मत अच्छा तो उतर गया। मेरा भाई को हो गया, अभी तक नहीं मिला। मेरा भाई कोई नहीं ढूंढ रहा है, कम से कम ढूंढ के एक बार दिखा दे मेरे भाई को। सोचिए, क्या ये लड़की सरकारी नौकरी की इच्छा के लिए जिंदगी भर खुद को नहीं कोसेगी? क्योंकि इसके छोटे भाई ने तो बहन को डूबती बस से बाहर फेंककर राखी का कर्ज चुका दिया। लेकिन उस सिस्टम का क्या, जो इस बारे में सोचता तक नहीं है? सीधी से हरिओम सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
और मध्य प्रदेश में ही कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी गलती पकड़ते हुए ऐसे करीब 1,37,000 कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक ही मोबाइल नंबर कई सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के आगे लिख दिया गया। अब सरकार कह रही है कि उसकी सतर्कता से गलती पकड़ी गई, जबकि विपक्ष इसमें घोटाले का आरोप लगा रहा। कोरोना योद्धाओं की टीम बहुत समर्पित है। मैं प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें। जिस राज्य का मुख्यमंत्री कोरोना होने पर इससे न डरने की सलाह देता हो, उसी राज्य के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा देखने को मिलता है। ये ग्वालियर का कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां नर्स और बाकी स्वास्थ्य कर्मचारी न तो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और न ही स्वास्थ्य मंत्री का। अंदर का केंद्र किसी वीवीआईपी के लिए खाली नहीं रखा गया है, बल्कि मध्य प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स का इंतजार हो रहा है, जिनको टीका लगना था लेकिन वो नहीं आए। सवाल है क्यों? आज कितने लोगों का वैक्सीनेशन होना था? 940 लोगों का आज वैक्सीनेशन होना था। और मतलब कितने आए हैं? मतलब अभी तक एक भी पेशेंट नहीं आया हमारे पास। ग्वालियर में 8 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन उस दिन 940 फ्रंटलाइन वर्कर्स के मोबाइल एक ही पाए गए, जिसके कारण उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई और टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हुआ। उनके मोबाइल नंबर मैच नहीं हो पाए, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पर 940 में से सभी का एक ही मोबाइल नंबर डाला हुआ है। बिहार में कोरोना जांच के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब मध्य प्रदेश में गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल कोरोना टीकाकरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का जो डेटा तैयार किया जा रहा था, उसमें कई लोगों के नाम के सामने एक ही मोबाइल नंबर होने का मामला सामने आया है। वैक्सीन लगवाने वालों का डेटा जब तैयार किया जा रहा था, तो खुद स्वास्थ्य विभाग ने यह लापरवाही पकड़ी है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों की सूची तैयार की, जिसके मुताबिक राज्य में टीका लगवाने वाले 1,37,000 से ज्यादा कर्मचारियों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड एक जैसा पाया गया। इस तरह की गड़बड़ी इंदौर जिले में सबसे ज्यादा हुई, जहां 17,644 कर्मचारियों के रिपीट नंबर पाए गए। इसके बाद जबलपुर में 11,703 और भोपाल में 8,349 स्वास्थ्य कर्मचारियों के मोबाइल नंबर एक जैसे पाए गए। आज तक ने आगर मालवा जिले में ऐसे ही कर्मचारी को ढूंढ निकाला, जिसका नंबर कई लोगों ने इस्तेमाल किया। तो कोई जानकारी लगी कि आपके नाम से कई लोगों के नाम चढ़ गए टीके में, जो जिस तरह से वैक्सीन लगा? कोविड के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत थे, उनकी जानकारी चाहिए गई थी, और चूंकि मैं सैनिटेशन से संबद्ध हूँ, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ से जो जानकारी गई थी, उसमें मेरे नंबर कई जगह पे। बाकी देश की तरह मध्य प्रदेश में भी जनवरी में कोरोना की पहली वैक्सीन धूमधाम से लगाई गई थी, लेकिन टीकाकरण अभियान की इस हकीकत ने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस अब इसे फर्जीवाड़ा करार दे रही है। ये 1 लाख 1.5 लाख के करीब एक ही मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये फर्जीवाड़ा है बहुत बड़ा। दवाएं कोरोना की मिल नहीं रही है, वैक्सीन लोगों को लग नहीं रहा है। आखिर ये वैक्सीन आ रहा है जा कर रहा है? कहा जा रहा है कि वैक्सीन पर्याप्त है। भाई हेल्थ वर्कर के बाद बाकी सबको भी वैक्सीन लग जाना चाहिए। सरकार इस लापरवाही को तो मान रही है, लेकिन जांच के आगे कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि इससे टीकाकरण अभियान प्रभावित नहीं होगा। जैसे ही यदि किसी तरह लिस्ट में कोई दिक्कत आती है, गड़बड़ी होती है, तो हम उसमें जल्द से जल्द जो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो ले लें। तो हमने हार्ड कॉपी के माध्यम से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरी तरह से निष्पादित किया है। डबल मोबाइल नंबर आने से या एक ही नंबर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने से हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ना कुछ रुकावट आई है। मध्य प्रदेश में 3,39,771 हेल्थ वर्कर और 2,32,678 फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलाकर कुल 5,72,449 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर नंबरों का हेरफेर न होता तो यह आंकड़ा बढ़ सकता था, क्योंकि जिन लोगों का नंबर दर्ज हुआ उन्होंने तो मैसेज आने के बाद कोरोना का टीका लगवा लिया, लेकिन दूसरे हेल्थ वर्कर कहीं ना कहीं अपनी बारी का इंतजार करते ही रह गए।
ग्वालियर के कोरोना केंद्र का सन्नाटा तो इसी तरफ इशारा करता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात उस दस्तक की जो बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार दे रही है, और इस दस्तक को देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जान से लगे। अमित शाह कल से 2 दिन के एक और बंगाल दौरे पर हैं। वहां दक्षिण 24 परगना से अमित शाह को बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखानी है। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर से सोनार बांग्ला के लिए परिवर्तन। ये लकीर है बीजेपी की, और उसे खींचने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में है। परिवर्तन यात्रा है सोनार बांग्ला बनाने की परिवर्तन यात्रा। बहुत मौका दे दिया ममता दीदी को, 10 साल तक शासन कराया, बंगाल का भला नहीं हुआ। बंगाल में बीजेपी की एक और परिवर्तन यात्रा लॉन्च करने के लिए 18 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। दक्षिण 24 परगना के काक द्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। रथ यात्रा को रवाना करने से पहले काक द्वीप के इसी मैदान में अमित शाह पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। काक द्वीप का ये इंदिरा मैदान अमित शाह की उस रणनीति का गवाह बनने वाला है, उस संकल्प का साक्षी बनने वाला है जिसमें बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाना है। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को ये कह के चुनौती दी थी कि 2019 में हाफ, 2021 में साफ। 2019 में बंगाल की लोकसभा की 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी इस इरादे के छूने के बेहद करीब आई भी है। 2 राज्य जो सबसे कठिन लग रहे हैं आपके इस कोशिश में, एक है पश्चिम बंगाल, जहां पे कोशिशें तो बहुत दिख रही हैं, और दूसरा है केरल। यहां पर कभी आप देखते हैं कि भारतीय, देखिए जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, मैं आपको अभी से आंकड़ा बता देता हूं, आप आंकड़ा पूछते थे, 2019 में हम 22 से ज्यादा सीटें जीतेंगे पश्चिम बंगाल में। मैं अभी से आपको आंकड़ा बता देता हूँ, टोटल तो नहीं बताया मगर बंगाल का बता देता हूँ, वहां स्थितियां स्पष्ट है। तो 2014 से तैयारी शुरू हो गई थी जी। मैं अब तक 18 बार बंगाल गया हूं, और बंगाल की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार की हिंसा की राजनीति को वहां तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, मैं मानता हूं बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। 2016 के बंगाल चुनाव में बीजेपी की ताकत टीएमसी के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन 5 साल में टीएमसी को ऐसी चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी आ जाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। बीजेपी आज बंगाल के सांस्कृतिक गौरव की बात करती है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद से लेकर खुदीराम बोस तक बंगाल के हर बड़े आइकन को बीजेपी याद कर रही है। साथ ही बीजेपी हिंदू अस्मिता के नाम पर ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई मोल ले रही है। बोलो जय श्री राम। जिस जय श्री राम के नारे के बूते बीजेपी देश भर में 2 सीटों से 300 पार सीटों तक पहुंची है, बंगाल में वही नारा सबसे ज्यादा गूंज उठा है, क्योंकि ममता इसे सियासी बताकर पलटवार कर रही है। जय श्री राम मीन्स सीता एंड राम। जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ का। लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है।
और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। 2011 में परिवर्तन का नारा देकर ही ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था, लेकिन परिवर्तन अब बीजेपी का सियासी अस्त्र है। बहुमत की सरकार बनाएगी और परिवर्तन। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूं सरकार को भैया। यहाँ मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैं ये कहूं, मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर रखूंगा। क्यों कहूं? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूं बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे एक बार। 18 फरवरी को अमित शाह जिस 5वीं परिवर्तन यात्रा को लॉन्च करेंगे, उसे मिलाकर ये सारी यात्राएं बंगाल के सभी 294 क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं। नादिया के नवद्वीप, बीरभूम के तारापीठ, झारग्राम और कूच बिहार के बाद 5वीं यात्रा काकद्वीप से निकलने वाली है। सूर्यानगी रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। अमित शाह की छवि अब तक यह है कि वो जो काम अपने हाथ में लेते उसे पूरा करके दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री होने के नाते वो काफी व्यस्त हैं, लेकिन बंगाल की बीजेपी की रणनीति को अंजाम देने में वो लगातार जुटे हुए हैं। बार बार उनका बंगाल का दौरा इस बात की तस्दीक करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मिशन बंगाल की कमान किस तरह अपने हाथ में ले रखी है, विधानसभा चुनाव के पहले अब तक की उनकी ये बंगाल यात्राएं इसका संकेत देती हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे और उसके छोटे छोटे संदेश राजनीतिक अहमियत रखते हैं। 11 फरवरी को उत्तर 24 परगना में ठाकुर नगर की रैली में अमित शाह ने वादा किया था कि कोविड वैक्सीनेशन का काम पूरा होते ही सीएए लागू होना शुरू होगा। जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त की। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगी? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। अमित शाह ने यह वादा जिस उत्तर 24 परगना की ठाकुर नगर रैली में किया, वो मतुआ समुदाय का गढ़ है। मतुआ हिंदू शरणार्थी समुदाय है, जिनका वोट बंगाल में करीब 15% है। अब दक्षिण 24 परगना में जब वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा लॉन्च करने आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह जिले के नारायणपुर गांव के एक हिंदू शरणार्थी परिवार के साथ लंच भी करेंगे। सुब्रत विश्वास के पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान से आकर बंगाल में बसे थे। एक हफ्ते पहले विश्वास परिवार को अपने घर पर अमित शाह के आने की सूचना मिली। तब से पूरा परिवार उनकी अगवानी की तैयारियों में जुटा है। अमित शाह पाड़ाते খুবই ভালো লেগেছে শুনে, এবং আমরা পাড়া প্রতিবাসী খুবই আনন্দিত। আমরা কোনো সময় ভাবতে পারিনি যে উনি আমাদের রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভিতরে আসবেন। अमित शाह पहले के बंगाल दौरों में इसी तरह के लंच कर चुके हैं, ताकि लोगों से सीधा जुड़ाव हो सके और उन क्षेत्रों में भी ममता को चुनौती दी जा सके जहां बीजेपी कमजोर है। बंगाल में 4 क्षेत्र हैं: उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, गंगा क्षेत्र वाले इलाके और राढ़ क्षेत्र। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल और राढ़ क्षेत्र में दबदबा कायम किया था। 2014 से ही उत्तर बंगाल में बीजेपी बढ़त पर है, जहां कभी लेफ्ट का कब्जा हुआ करता था। ममता की पार्टी दक्षिण बंगाल और गंगा वाले इलाकों में बेहद मजबूत है, जिसने 2019 लोकसभा में ममता की साख बचा ली थी। दक्षिण बंगाल में सबसे अहम है कोलकाता जोन, जहां विधानसभा की 51 सीटें आती हैं। इस जोन की चुनावी राजनीति बीजेपी ने संगठन मंत्री सुनील बंसल को दी है। सुनील बंसल के साथ मिलकर अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी की 80 में से 71 सीटें जीती थी। शाह ने सुनील बंसल का साथ लेकर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी जीत की रणनीति बनाई थी। 2019 के लोकसभा में कोलकाता जोन की किसी विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त नहीं बना पाई थी, लेकिन अब पासा पलटने के लिए सुनील बंसल 3 महीने से वहां डटे हैं।
इस तैयारी के साथ बीजेपी की रणनीति सीधे ममता बनर्जी को घेरने की है। अमित शाह की मौजूदगी में जब ममता के नंदीग्राम आंदोलन के सिपाही रहे शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराया गया, तो जवाब में ममता को कहना पड़ा कि मैं खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। नंदीग्राम सीट एमनिते এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। बीजेपी ममता को उनके अपने क्षेत्र भवानीपुर में भी घेरने की रणनीति बना चुकी है। ममता के भवानीपुर और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर में 120 दिनों का कैंपेन बीजेपी चलाने वाली है। बीजेपी के ये तेवर ममता को परेशान कर रही हैं। अमित शाह ने दिसंबर 2020 में बोलपुर में रोड शो किया था। उसके कुछ दिनों बाद ममता ने भी वहां से मार्च निकाला। अब 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के जिस मैदान में रैली करेंगे, 24 फरवरी को ममता बनर्जी भी वहीं जनसभा करेंगी। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बीजेपी ने बंगाल को जीतने का मिशन बनाया है और उसके लिए पार्टी आक्रामक है। पार्टी लगातार टीएमसी में सेंध लगाने के साथ साथ बंगाल के नामी लोगों का समर्थन भी हासिल करने में जुटी है। बीजेपी ने वहां एक बड़ा काडर भी खड़ा किया। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अभी तक नहीं किया। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। बंगाल में बीजेपी जब ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को चुनौती दे रही है, तो उसकी रणनीति का पूरा खाका भी खींच चुकी है। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी से सीएम की कुर्सी तक पहुंच सके उस धरती पुत्र का नाम तो गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं बताया, लेकिन बंगाल में बीजेपी का हर एक नेता कार्यकर्ता पार्टी के लिए कितना अहम है, इसे जताने में उन्हें कोई संकोच नहीं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोपों पर अमित शाह हमलावर है। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। बीजेपी की रणनीति बंगाल के बड़े चेहरों का समर्थन हासिल करने की भी है। मंगलवार को सुबह आरएसएस प्रमुख अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले थे। मंगलवार की रात बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी से मिलकर बंगाल बीजेपी नेता अनिर्बान गांगुली अपनी किताब अमित शाह एंड मार्च ऑफ बीजेपी भेंट कर चुके हैं। उधर बुधवार को ही एक्टर यश दास गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युद्ध के ऊपर बहुत भरोसा करती है, बहुत विश्वास रखती है, और उनका सरनेम देख के ये विश्वास नहीं रखती है। वो ये नहीं देखते कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि नहीं। युद्ध का जज्बा और जो एक्सपीरियंस लीडर्स है उनका विजडम, आई थिंक उसी से देश को आगे लेके जा सकते हैं। एंड आइडियोलॉजी की बात है, नीति की बात है, जो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ मेरी नीति मिलती है। बंगाल के नामी चेहरों के बीच बैठ बनाना तो बीजेपी की रणनीति है, लेकिन टीएमसी को असली चुनौती पार्टी में बीजेपी की सेंध से लग रही है। शुवेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता अब बीजेपी में हैं, तो ममता राज पर गंभीर आरोप लगाकर टीएमसी छोड़ने वाले दिनेश त्रिवेदी को भी बीजेपी का खुला न्योता है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।